मेरा नाम यास्मीन है और मैं 26 साल की हूँ और मेरी शादी तकरीबन 5 साल पहले हो चुकी है। मेरा बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल है मेरी कायनात है। मेरे शौहर अच्छी जॉब कर रहे हैं और काफ़ी हैंडसम खूबसूरत जवान हैं। मुझसे उम्र का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। सास ससुर नंद और देवर हमारे घर में 5 अफराद हैं। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं। जिंदगी बड़ी सहल और आसानी से गुजर रही थी। मेरे शौहर हर लिहाज से मेरा मुकम्मल ख्याल रखते थे। मुझे उनसे मेरी तलब के मुताबिक हर चीज़ मिल रही थी। एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ख्वाहिशात होती हैं, मेरी भी वैसी ही ख्वाहिशात थीं जो कि खुशकिस्मती से पूरी भी हो रही थीं। मुझे इससे ज़्यादा की ना तलब थी और ना ही मैंने कभी ज़्यादा का सोचा था। यही वजह थी कि मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तसव्वुर करती। लेकिन फिर कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी का धारा ही बदल दिया, जिसने न सिर्फ मेरी सोच को बदला बल्कि मैं आज इस वाक़ये की वजह से अधूरी ज़िंदगी जी रही हूँ। बज़ाहिर मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इस नॉर्मल ज़िंदगी के पीछे मेरी एक खुफिया ज़िंदगी भी है जो कि एक राज है और इस राज से मैं ही वाकिफ़ हूँ। वाक़या कुछ यूं हुआ कि इस रोज़ हम सब घर वाले रात को अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि मेरी नंद भी अपने मामों के घर गई हुई थी। सास ससुर अपने कमरे में, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में सोया हुआ था और मैं भी अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सोई थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे के करीब वक्त होगा जब किसी ने बाजू से पकड़कर मुझे उठा दिया। कौन है? मैं इस अचानक उफ्ताद पर कुछ ना समझते हुए चीख कर बोली, खबरदार! जो आवाज़ बुलंद की तो यहीं ढेर कर दूंगा। कोई अनजानी आवाज़ मेरे कान से टकराई और साथ ही बंदूक की नाल मेरी गर्दन से आ लगी। एकदम से मेरे ओसान खता हो गए और मैं खौफ से लरज़ उठी। मेरी आवाज़ जैसे मेरे हल्क में ही अटक गई हो। मैं अगर बोलना भी चाहती तो इस वक्त बोल न पाती। मैं सच में कांप रही थी। चुल्लू उठो! और दूसरे कमरे में चुल्लू वही गुस्सीली आवाज़ फिर सुनाई दी तो मैं कुछ भी नहीं समझी थी और खौफ से मेरी जान निकली जा रही थी। यही वजह थी कि मैंने उठने में ज़रा सस्ती की तो वही आवाज़ फिर मेरे कान में गूंजी। उठती हो या फिर ट्रिगर खींचो, इतना फालतू वक्त नहीं है हमारे पास। आवाज़ में गुस्सा पहले से ज़्यादा था। मैं खौफ के मारे बहुत बुरी तरह कांप रही थी और वो मुझे उठाकर नीचे ड्राइंग रूम में ले आया। मैं वहां पहुंची तो देखा मेरी सास ससुर और देवर को वो पहले ही वहां ला चुके थे और उन सबको उन्होंने बांध दिया था। वो 4 आदमी थे और चारों के पास बंदूकें थीं। उनमें से एक ने मुझे भी हाथों से बांध दिया। हम सब घर वालों को उन्होंने यरगमाल बना लिया था। एक मेरा 1.5 साल का बेटा था जो बेडरूम में अकेला सोया पड़ा था, जो कि वैसे भी हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता था। उन चारों के चेहरों पर निकाब थे जिससे उन्हें पहचान लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे भी हम सब घर वाले इतने सहमे और खौफजदा थे कि हमारे दिमाग ही माऊफ हो चुके थे। मैं जान चुकी थी कि हम लुटने वाले हैं और उसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम खुद को लुटता देखते रहे। उन चारों में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, मेरे ससुर से पूछ रहा था कि जेवर, पैसे और दीगर कीमती अशिया कहाँ पड़ी है। साथ में वो धमका भी रहा था कि अगर हम में से किसी ने भी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की या फिर शोर मचाने की कोशिश की तो वो फायर करने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे और हम सब जान से जाएंगे। अभी वो ये कह ही रहा था कि मेरे बेटे के रोने की आवाज़ आई, जो कि शायद नींद से बेदार हो गया था, और फिर उसका रोना धीरे धीरे ज्यादा होने लगा। जाहिर है मैं इसके पास होती तो इसे थपक कर दोबारा से सुला देती। जब इसका रोना तेज हुआ तो वही लीडर मेरी तरफ घूमा। तेरा बच्चा है, चल चल उठ, इसे चुप करा वरना हम चुप करा देंगे इसे। इसके अल्फाज मुंह से निकले तो मैं बस खौफ से ही झुरझुरी लेकर रह गई। इसने अपने 2 साथियों को जेवर वगैरह ढूंढने पर लगाया, जबकि तीसरे को मेरी सास ससुर और देवर की निगरानी पर खड़ा किया और खुद मुझे लेकर मेरे कमरे में आ गया और मैंने अपने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया और फिर बाहों में झूलाने लगी। लेकिन इसका रोना बंद नहीं हुआ। इसे चुप करा वरना। वो एक दफा फिर गुस्से से बोला, इसे भूख लगी है। मैं सहमे हुए बोली, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। इसे दूध पिलाऊं और जल्दी सुला वरना मैं सुला दूंगा इसे। वो बार बार मुझे धमका रहा था और मैं सहमी हुई थी। वो इसका दूध नीचे फ्रिज में पड़ा है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे किचन में जाना पड़ेगा, मैंने इस डाकू से कहा तो वो गुस्से से बोला, नहीं तुम किचन में नहीं जा सकती, इसे अपना ही दूध पिलाओ। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं इस अनजान डाकू के सामने ये काम नहीं कर सकती थी और वो था कि साफ धमकी दे रहा था कि अगर मेरे बेटे ने रोना बंद नहीं किया तो वो इसे मार देगा।
ऐसी हालत में मेरे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अजनबी के सामने ही इसे दूध पिलाऊं। मैं अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और वो वाकई भूखा था और उसने जल्दी से पीना शुरू कर दिया। मैंने चूर निगाहों से डाकू की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन मेरा बेटा मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज था। मैंने नजरें नीची कर ली और इसे दूध पिलाती रही। अचानक मुझे लगा जैसे वो मेरे करीब खड़ा है। मैंने सर उठाया तो वो वाकई मेरे साथ खड़ा था। अगरचे वो निकाब पहना हुआ था, लेकिन इसकी आंखों से मुझे गुस्सा नजर आया। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती इसने कहा, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो तो जैसे मैं कहूं करती रहूं, और जरा भी आवाज निकली तो समझ लो तुम्हारे बेटे की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। एक लम्हे में हजारों ख्यालात मेरे दिमाग में उभरे, लेकिन हर सोच दम तोड़ गई, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी मेरे अमल से वाबस्ता थी और उसकी जिंदगी मेरे लिए हर चीज से अहम थी। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया और उसने मेरे बेटे को मेरे हाथों से लेकर बेड के करीब पड़े झूले में डाल दिया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मैं चीखना चाहती थी, अपनी मदद के लिए जोर जोर से पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जो मुझे कोई भी ऐसा कदम उठाने से बाज रख रहा था। मुझे इस डाकू का यूं मेरे साथ बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बल्कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इसको इस बात पर इतने थप्पड़ मारती कि वो दोबारा से कभी यूं किसी से ऐसी बात की हिम्मत न करता। लेकिन इसने मेरे बेटे की जिंदगी की धमकी देकर मुझे बेबस कर दिया था। इसके बाद वो मुझे प्यार करने लगा तो मुझे निकाब से उलझन होने लगी, तो मैंने इसे कह दिया कि मुझे इसके निकाब से उलझन हो रही है। इसे लगा शायद मैं इसका निकाब उतरवा कर सिर्फ इसका चेहरा देखना चाहती हूं, तो इसने निकाब उतारने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे चेहरे पर बेचैनी और उलझन के तासुरात देखकर इसने निकाब उतार फेंका। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक था और चेहरे मोहरे से भी एक खूबरू जवान था। मैं इसे देखकर ही इस पर फिदा हो गई और मैं वैसे ही बिस्तर पर बैठी इस डाकू को देखे जा रही थी। मैं इसके चेहरे को जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में महफूज कर लेना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। जिस बात से मैं नाआशना थी, इससे मुझे रोशनास कराने वाले का इतना तो हक बनता था कि इसे याद रखा जाए। इसने कहा, काश वक्त कम ना होता तो तुझे इतना प्यार करता कि तो खुद मुझे अपनी सारी दौलत थमा देती। वो मुझे तजस्सुस में डाल गया और ये सवाल मेरे दिमाग में डालकर वो जाने वाला था। इसके साथियों ने इसे आवाज दे दी थी कि काम मुकम्मल हो गया है। वो दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे के करीब कर पहुंच इसने निकाब पहना और इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलता पलटकर फिर मुझे देखा और कहा, जहांगीर नाम है मेरा, याद रखना। वो जा चुका था और मैं यूं ही बुत बनी बैठी थी। अचानक जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुई और भाग कर नीचे गई, जहां मेरी सास ससुर और देवर अभी तक बंधे थे। मैंने उन सब को खोला। बाद में मेरे ससुर ने पुलिस स्टेशन फोन किया और तकरीबन 1.5-2 घंटों के बाद एक पुलिस वैन आई, जिन्होंने मौका चेक किया। हम पुलिस के आने से पहले तमाम कमरे देख चुके थे। हर चीज बिखरी हुई थी। लगता था उन्होंने घर के हर कोने की तलाशी ली थी। पुलिस ने हम सब के अलग अलग बयान कलमबंद किए। मैंने भी अपना बयान दिया, लेकिन मैंने प्यार वाला हिस्सा छुपा लिया। मेरे बेटे के रोने तक जो हुआ वो मैंने वैसे का वैसा ही बताया, और मैंने अपने बयान में कहा कि जब मैं बेटे को दूध पिला चुकी थी तो इस डाकू ने मुझे यहीं बेड पर मेरे दोपट्टे से बांध दिया था और खुद अपने साथियों से मिल गया था। और मैंने ये भी अपने बयान में लिखवाया कि मुझे जब घर में खामोशी लगी तो तब मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को खोला था और बाद में मैंने बाकी घर वालों को खोला था। पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई के बाद हमें तसल्ली दिलासा देकर चली गई और हमें ये यकीन दहानी कराई कि वो जल्द उन डाकावी को पकड़ लेंगे। मैंने अपने शौहर को फोन करके वाकये की इत्तला कर दी थी और अगले दिन बहुत से लोग हमारे साथ हुए इस वाकये का गम बांटने आए। हर कोई तसल्ली दिलासे दे रहा था और मेरी सास इस गम से मरी जा रही थी कि उम्र भर की पूंजी लट गई, और मुझे ये गम खाए जा रहा था कि मैं इस डाकू से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। पुलिस अपनी तफ्तीश में मुझे भी मुल्जिम की हैसियत से देख रही थी। उन्हें इस बात पर शक था कि मुझे अलग कमरे में क्यों ले जाया गया और मैं आज़ाद कैसे हुई। उन्हें इस बात पर भी शक था कि मुझे बांधा भी गया था कि नहीं, लेकिन मेरे शौहर और मेरी सास और ससुर के बयानात मेरे हक में थे और सच भी यही था। मैं हर गज इस डकैती की वारदात में घर भेदी का किरदार अदा नहीं कर रही थी। पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी और मुझे उनके तरीक़ाकार पर कोई एतराज़ नहीं था। रफ्ता रफ्ता हमारे घर में हुई वारदात पर शहर में होने वाली और 20 वारदातों की धूल ने गिर्द डाल दी।
सब घर वाले भी इस वाकये को बुरे ख्वाब की तरह भूलने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी इसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन वो डकैत हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहता। इसके साथ गुजरे चंद पिल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। सबका ख्याल था कि इस वाकये ने मुझ पर बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से मैं अक्सर खोई रहती हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसके ना मिलने की वजह से खोई रहती हूँ। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ अद्वियात लिख कर दी, जिन्हें खरीदने के लिए मैं एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई तो काउंटर पर जो शख्स खड़ा था, इसे देखकर दंग रह गई। ये वही शख्स था जिसने मुझे अपना नाम जहांगीर बताया था और चंद माह पहले मेरे घर से न सिर्फ माल और असबाब लूट लाया था, बल्कि मेरा सिख और करार भी लूट लाया था। वो भी एकदम से घबरा गया और उसका रंग जर्द पड़ गया, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला और बोला, जी मैम, क्या खिदमत करूं आपकी। मैं यकटुक इस पर नजरें जमाए खड़ी थी। इसने फिर पूछा तो मैंने बना बोले दवाइयों की पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। वो मेरे लिए दवाइयां निकाल रहा था, जबकि मैं इसी की तरफ नजरें जमाए खड़ी रही। वो भी चोरी चोरी नजरें बचाकर मेरी तरफ देख रहा था। इसने दवाइयां बैग में डाली और हिसाब करके मुझे पैसों का बताया। वो सर झुकाए था और मुझसे नजर नहीं मिला रहा था। मैंने इसे पैसे अदा किए तो इसने दवाइयों का बैग मुझे थमाते हुए एक कागज पर कुछ लिखकर वो भी मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इसका डरा सहमा और शर्मसार चेहरा मुझे कुछ कहने करने से रोक रहा था। फिर मेरे अंदर की कुव्वत थी जो मुझे कोई भी कदम उठाने से रोक रही थी। बहरहाल जो कुछ भी था, मैं खामोश रही और अद्वियात का बैग उठाकर स्टोर से बाहर निकल आई। रास्ते में मैंने इसकी दी हुई पर्ची को खोल के पढ़ा, जिस पर बस इतना लिखा था, आपका मुजरिम हूं, जो सजा तजवीज़ करेंगी कबूल है, लेकिन एक दफ़ा मुझसे बात कर ले। नीचे इसका फ़ोन नंबर था। मैं कश्मकश में थी कि क्या करूं, उसकी इत्तला पुलिस को दूंगा, खुद इससे पहले बात करूं। मैं अजब उलझन में थी, एक तरफ घर से लूटी दौलत और दूसरी तरफ मेरा खोया हुआ सुकून। मैं सोच रही थी कि किस चीज़ को तरजीह दूं, मेरे लिए ज़्यादा अहम क्या है, दौलत या फिर मेरी मोहब्बत। फिर इस ख्याल ने मुझे आखिरी फैसला करने में मदद की कि माल और दौलत के लिए तो सब ने किस्मत का लिखा समझकर खुद को मुतमईन कर लिया है, पर मैं इस दिन के बाद आज तक मोहब्बत नहीं पा सकी और मेरा दिल आज तक मुतमईन नहीं हो पाया। यही सोचकर मैंने इसे फ़ोन करने का फैसला किया, ताकि इसकी तरफ की कहानी भी जान सकूं कि वो क्या सोच रहा है और मुझसे किस बर्ताव की उम्मीद रखता है। मैंने घर पहुंचकर तमाम ज़रूरी काम निपटाए और अब मेरे पास फारिग वक्त था। मैं अभी भी कश्मकश में थी कि क्या करूं। आखिर मैंने फैसला कुन अंदाज में मोबाइल उठाया और उसका नंबर डायल कर दिया। अगरचे मैंने नंबर डायल कर दिया था, लेकिन मैं काफ़ी नर्वस थी। मुझे नहीं पता था कि बात क्या करनी है। काफ़ी देर बेल बजने के बाद उधर से फ़ोन उठाया गया। हेलो जी, कौन? इसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराते ही मुझे लगा मेरा गला खुश्क हो गया है और आवाज़ जैसे बंद हो गई, अल्फाज मेरे मुंह में ही अटक गए। इस रोज़ के पूरे वाक़ये की जैसे वीडियो मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं सोच रही थी कि इस इंसान से नफ़रत करूं कि मोहब्बत, इसको सज़ा दूं कि जज़ा। दूसरी बार हेलो की आवाज़ आई तो मैंने फ़ोन काट दिया और मैं अभी तक तज़ब्ज़ुब में थी और अजीब कैफियत थी। मैं खुद को संभालती और समझाती कि वो एक मुजरिम है और इसे इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, और फिर मेरे अंदर का शैतान मुझे भटकाने लगता कि मैं जो ज़िंदगी जी रही हूं वो बहुत बेमनी है। ज़िंदगी जीने का तो लुत्फ़ तभी है जब इसकी असल रंगीनियों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए, और मेरे कम अक्ल दिमाग में इस वक्त ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ बनाने के लिए बस यही था कि प्यार ही ज़िंदगी को पुरमसरत बनाता है। असल में ये मेरी अपनी खुदगर्जी थी कि ऐसी सोच मेरे दिमाग में जन्म ले चुकी थी, वरना तो मेरी ज़िंदगी इस दिन के वाक़ये से पहले बहुत अच्छी और बहुत खुशगवार चल रही थी। मैंने दोबारा इसका नंबर डायल कर दिया। अब की बार फ़ोन उठाने में ज़्यादा देर नहीं हुई, दूसरी ही घंटी पर हेलो की आवाज़ के साथ फ़ोन रिसीव कर लिया गया। कौन बोल रहा है? मैंने हेलो हाय कहने की बजाय सीधा सवाल कर दिया। जी, जहांगीर बात कर रहा हूँ। अब कौन? इसने अपना नाम बताते हुए फिर मेरे मुताल्लिक पूछ लिया। मेरे ख्याल में तो तुम जान चुके होगे कि मैं कौन हूँ, और मुझे ये भी यकीन है कि इस दिन का सारा वाक़या भी तुमको याद होगा। जी मैं वो इसकी आवाज़ अटक रही थी। अब फिर वो बिला की एक्टिंग कर रहा था। क्यों किया ऐसा? मेरे सवाल का जवाब वो क्या देता? इसके पास कोई दलील वजह नहीं थी, शायद इसीलिए वो खामोश हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद इसने खामोशी को तोड़ा और उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं आपका मुजरिम हूँ, इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अब जो चाही मुझे सज़ा दें, आपको इसका पूरा हक है।
लेकिन ये जान लें कि जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं बहुत मजबूर था। वो बोलने लगा और फिर बोलता ही चला गया। वो जालिम होने के बावजूद खुद को मजलूम बनाने की तगोदों में था। मैं कोई असली मुजरिम नहीं हूं और ना ही डाकू हूं। मेरा भाई एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल पड़ा था। उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं पैसों के हुसूल के लिए हर दरवाज़ा खटखटा चुका था, हर जगह माथा रगड़ चुका था, लेकिन मैं पैसों का कहीं से भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। हम दो ही भाई हैं, बाप दुनिया में नहीं है। एक माँ ही है जो बेटे के गम में तड़प रही थी और उसका तड़पना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने इस काम का मशवरा दिया। मैं पहले नहीं माना, लेकिन माँ का सवालिया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता था। माँ की हालत देखकर मैंने भाई की जिंदगी बचाने के लिए इस जुर्म का फैसला किया और दोस्तों से मिलकर आपके घर डाका डाला। ये पहले से तय नहीं था कि आप ही के घर डाका डालना है। इसे आप इत्तेफाक कह लें कि हम जिस घर डाका डालने के लिए दाखिल हुए वो घर आपका था और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी डाका था। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास जो बंदूकें थीं वो भी असली नहीं थीं, बल्कि आम सी बच्चों के खेलने वाली खिलौना बंदूकें थीं। क्योंकि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं था। वो बोले जा रहा था तो मैं इसकी बात काट कर बोल पड़ी। तो क्या तुमने मेरे साथ जो किया वो जुर्म नहीं था? तुम सिर्फ डाका डालने को ही जुर्म तसव्वुर कर रहे हो। मैं इस पर बरस पड़ी तो इसने फौरन मेरी बात काट दी। मैं इस जुर्म से भी इनकारी नहीं हूं। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं। हम डाका डालने आपके घर दाखिल हुए तो इस तरह का किसी का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मंसूबा ये था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सामान समेटना है और वहां से निकलना है। वो शायद और बात करता, लेकिन मैंने ये कहकर कि मेरे शौहर घर आ गए हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं, और फ़ोन काट दिया। मेरे शौहर वाकई काम से वापस आ गए थे। मैंने इस डकैत के मुताल्लिक सास को नहीं बताया था और अब अपने शौहर से भी छुपाना चाहती थी। इसीलिए जैसे ही मुझे बाहर उनकी गाड़ी की आवाज़ आई, मैंने इसे बाद में बात करने का कहकर फ़ोन काट दिया। इस डकैत से बात करने के बाद से लेकर सो जाने तक इसे ही सोचती रही। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए तो मैं अभी काम से फारिग होकर बैठी ही थी कि मोबाइल की बेल पर मैं चौंक गई। देखा तो इसी की कॉल थी। मैं अपने कमरे में चली आई और फ़ोन रिसीव किया तो मेरे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, मैं हूँ जी आपका मुजरिम। कल बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए आज फिर आपको जहमत दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या सज़ा तजवीज़ की है। मैं खामोश थी और अभी फैसला कर रही थी कि क्या कहूँ कि अचानक मुझे लगा कि वो रोने लगा है। वो इल्तिजाएं करने लगा कि वो मजबूर था, इसलिए इससे जुर्म सरजद हुआ, और साथ ही वो मेरी खूबसूरती और हसन की तारीफें करते हुए कह रहा था, मुझ जैसी लड़की को देखकर जिन्नात भी बहक जाएं। वो तो फिर भी इंसान है, इसलिए वो चाह रहा था कि इसके गुनाह को मुआफ कर दूं। इसे सजा देनी होती तो इसी वक्त पुलिस को बताकर पकड़वा ना देती। मेरे दिल में तो खुद इसके लिए चूर पड़ा था। मेरा दिल इसके लिए बेकाबू हुई जा रही थी। इसीलिए तो दिल मुख्तलिफ हीले बहाने से मुझे मुतमईन कर रहा था कि वो मजबूर था, इसलिए इसने ऐसा किया है। जाओ, मैंने तुमको मुआफ किया। मेरा इतना कहना था कि वो गोया उछल पड़ा। मैं इसे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन इसकी आवाज़ से अंदाज़ा कर सकती थी कि वो जैसे कोई जंग जीत गया। मुझे यकीन था कि आप मेरे हालात को समझते हुए मुझे ज़रूर मुआफ़ करेंगी। उसकी चहकती आवाज़ आई तो मैंने इससे पूछ लिया कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है, तो इसका जवाब मुझे खुद पसंदी की इंतहा तक ले गया। तारीफ़ वैसे तो हर इंसान ही की कमज़ोरी होती है, लेकिन इस मामले में औरतें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हैं। किसी भी सख्त से सख्त औरत के लिए तारीफ़ में कहे गए चंद अल्फाज इसे रेत की दीवार की तरह ढेर करने के लिए काफ़ी होते हैं। मैं तो वैसे भी इस डकैत के लिए दिमाग से तो सोच ही नहीं रही थी, बल्कि इससे दिल और प्यार का रिश्ता उस्तुवार करने में लगी थी। इसने कहा कि इसे इसलिए यकीन था कि मैं इतनी खूबसूरत हूं तो उसके अंदर बसने वाला दिल सख्त हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे यकीन था कि मैं इसकी मजबूरी को समझते हुए इसे ज़रूर मुआफ़ कर दूंगी। वो मेरी तारीफ़ें कर रहा था और मैं दिल से चाह रही थी कि वो उन तारीफ़ों का सिलसिला तवील से तवील तर कर दे, और वो ऐसे ही कर रहा था। मैं इसके कहे लफ्ज़ों के सहर में डूबती ही गई और वो बार बार मेरी रहमदिली के तराने गा रहा था। साथ ही साथ वो मेरी खूबसूरती का जिक्र भी कर रहा था। मेरी तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं था। मैं खुद से इसे कोई ऐसा इशारा नहीं देना चाहती थी जिससे वो समझे कि मैं भी उसके साथ प्यार कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि इसने कब मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करते हुए मुझसे पूछ लिया कि इसके साथ मिलकर मुझे अच्छा लगा था।
तो मैंने भी जवाब में गैर इरादी तौर पर कह दिया कि बहुत अच्छा लगा था। इसने हिम्मत करके मुझसे पूछ लिया कि मैं दोबारा इससे मिलना चाहूंगी कि नहीं। ये मेरे लिए खिलाफ तवक्को नहीं था, मुझे अंदाजा था कि वो ऐसा सवाल करने ही वाला है। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो इसने दोबारा इसे दोहराया और पूछा कि मैं कब इससे मिल सकती हूँ। मैं इसे कहना चाहती थी कि ये मुनासिब नहीं, पर अल्फाज ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे मुंह से निकल गया, देखते हैं कब मौका मिलता है। मैं खुद हैरान थी कि इसके लिए जिसने मेरे घर की दौलत और इज्जत को लूटा, मेरा रवैया इंतहाई मोहब्बत भरा और रहमदिलाना क्यों था। हालांकि इसने मुझ पर कोई रहम नहीं किया था जब मैं इससे रहम की इल्तिजाएं कर रही थी। मुझे जो कहना था मैं इसके बिल्कुल बरक्स कह रही थी। मेरे ख्यालात और सोच का सिलसिला इस वक्त टूटा जब इसे कहते सुना कि कब तक हम मिल सकते हैं। वो बार बार पूछ रहा था और मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। उसका बढ़ता इसरार देखकर मैंने कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। मेरे लिए आसान नहीं कि मैं अभी आपसे मुलाकात करूँ। मैं कह चुकी हूँ कि जब भी मौका मिलेगा मुलाकात करेंगे। वो मुझसे ज्यादा बेकरार था, लेकिन बात इसकी समझ में आ गई तो इसने इधर उधर की बातें करनी चाहिए। तो मैंने माजरत कर ली कि हमारी बात पहले ही काफी लंबी हो गई है, इसलिए बाद में बात करने का कहकर फोन काट दिया। वो समझा शायद मैंने नाराज होकर फोन काटा है, इसीलिए इसने फौरन दोबारा कॉल मिला दी। मैंने इसे बताया कि नाराज नहीं हूं, पर मुझे घर के काम भी करने हैं, इसलिए बात खत्म की है। इसने कल दोबारा बात करने का वदा लिया और फोन काट दिया। किचन में काम करते हुए भी मेरा ध्यान इसकी बातों में अटका रहा। मैं यही सोचती रही कि कैसे मौका मिले कि मैं उसके साथ कुछ पल गुजार सकूं। मेरे शौहर दफ्तर चले जाते थे, देवर और नंद भी स्कूल और कॉलेज चले जाते थे, जबकि ससुर भी घर में कम टिकते थे। एक सास थीं जो मेरे साथ घर में ही रहती थी, लेकिन उनका भी अड़ोस पड़ोस जाकर दूसरी औरतों के साथ अक्सर बैठना होता था। मैं काम के दौरान मंसूबे बनाती रही कि वक्त कैसे निकाल सकती हूँ। रात बेड पर सोई तब भी यही सोच रही थी कि मेरे शौहर ने शायद महसूस कर लिया था, इसीलिए बोले कुन सोचों में गुम हो। तो मैंने भी बहाना बनाया और कहा कि हमारे घर डकैती हुए कितना टाइम हो गया है, पर अभी तक कोई नहीं मिला। पता नहीं डाकू कभी पकड़े भी जाएंगे कि नहीं। मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि सब कुछ किसी ना किसी बेहतरी की वजह से होता है, शुक्र है कि सबकी जिंदगियां महफूज रहें, दौलत का किया है वो और आ जाएगी। लेकिन अगर किसी की जिंदगी चली जाती तो वो नुकसान यकीनन बड़ा होता। जो हुआ इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जो होने वाला है इस पर ध्यान रखो। अगले दिन भी मैं अभी कामकाज से फारिग हुई ही थी कि इसकी कॉल आ गई। मैं अपने कमरे में ही थी, इसीलिए पहली ही बेल पर फोन रिसीव कर लिया। मेरे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, बड़ी बेचैनी है क्या? मतलब मैंने भी कुछ न समझते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं जी, मेरा मतलब है आपको मेरी कॉल का इंतजार था। शायद वो हंसते हुए बोला, ऐसी बात नहीं, फोन मेरे हाथ में था इसीलिए मैंने जल्दी रिसीव कर लिया। मैंने भी जज्बात से आरी लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरे रूखे रवैये को इसने भी शायद भांप लिया था, इसीलिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। वो बातों के दरमियान चुटकुलों का सहारा भी ले रहा था, जिन पर पहले तो मैं सिर्फ मुस्करा रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हंसी बुलंद होने लगी। और कुछ देर बाद जब इसने मेरे बदले हुए अंदाज को महसूस किया तो वो एकदम से सीधी बात पर आ गया और कहने लगा, कब तक मुलाकात होगी? इस अचानक सवाल की तवक्को नहीं थी, इसीलिए मैंने उल्टा सवाल कर दिया, मतलब ये कि हम कब मिल रहे हैं? इसने भी बिला तवक्कुफ अपने सवाल का अंदाज बदला। कल बतंगी में शायद किसी सहर के जेर असर थी, बना सोचे इसे कह दिया था, अच्छा है तो फोन तुम करोगी? मैं वो किसी आका की मानिंद बात कर रहा था और मैं जर खरीद होला। तुम फोन नहीं करना, मैं खुद मुनासिब वक्त देखकर राब्ता कर लूंगी। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मेरी कोई मंसूबा बंदी नहीं थी। फोन बंद करके मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुलाकात की तो मैं भी उसकी ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि वक्त कैसे निकले। रात खाने की टेबल पर बैठे तो मेरी सास ने बताया कि वो 2 दिन बाद लाहौर अपनी बहन को मिलने जा रही हैं और मेरी नंद और ससुर भी साथ जाएंगे और हफ्ता भर उधर ही रहेंगे। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगे। असल में इसके लिए ये मेरी अपनी सोच थी जो मैं इसके मुताल्लिक यूं सोच रही थी, और मुझे अपनी उन सोचों पर कोई पशेमानी नहीं हो रही थी, बल्कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। अगली सुबह तमाम काम से फारिग होकर मैंने इसे फ़ोन करके बताया कि जल्द इससे मिलने के लिए राब्ता करूंगी, और वो बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मसरूफियत का बहाना करके जल्दी फ़ोन काट दिया।
मैं नहीं चाहती थी कि इसे अभी सब कुछ बता दूं। मैं सोच रही थी कि जब सास ससुर और नंद लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे तो तब इससे मुलाकात के लिए राब्ता करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि सास अपने लाहौर जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दे और हमें कोई बदमज़गी का सामना करना पड़े। अगले दिन जब मेरे शौहर काम के लिए चले गए और सास ससुर ने भी लाहौर की राली तो मैंने भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और डकैत को फ़ोन लगा दिया। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती थी और मैं जानती थी कि शाम 5 बजे तक घर में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फ़ोन की तीसरी घंटी पर इसने फ़ोन उठाया तो मेरे दिल की धड़कनों में जैसे भौचाल आ गया और मेरी सांसें बहुत बेतरतीब हो चुकी थीं। मेरे हाथ पांव लरज़ रहे थे। ये शायद इस बात का इशारा थे कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सब बहुत गलत है, लेकिन दिल में जो मोहब्बत पैदा हो चुकी थी उसके सामने दिमाग की हर दलील बेसूद और बेकार थी। इसकी हेलो की आवाज़ में सुन ही नहीं पाई तो दूसरी बार इसने हेलो कह के मुखातिब किया तो जैसे मेरा ख्वाब टूटा। मैंने इसका जवाब हेलो से दिया, लेकिन शायद मेरा गला खुश्क था इसलिए मेरी आवाज़ मेरे गिले में ही कहीं दफन हो गई। बात नहीं करोगी, वो सवालिया अंदाज में बोला तो मैंने खुद को संभालते हुए थोड़ा सा खनकरती हुए गला साफ किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उसकी आवाज़ दोबारा मेरी समातों से टकराई। बात भी करोगी या आज यूं ही खनकारती रहूगी? वो बेसब्री दुखा रहा था क्योंकि वो अंदाज़ा कर सकता था कि मैंने इसे यूं ही फ़ोन नहीं किया। यकीनन इसे मिलने का कोई प्रोग्राम तरतीब देना होगा, इसीलिए इसे कॉल की है। हाँ और नहीं अल्फाज मेरे मुंह में अटक रहे थे। अगरचे मैं इससे काफ़ी दफ़ा पहले भी फ़ोन पर बात कर चुकी थी, लेकिन आज मैं फिर काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी और बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। और ये शायद इसलिए था कि आज मैं इसे अपनी मर्जी से भुलाने वाली थी। यही वजह थी कि अंदर का खौफ मुझे डरा रहा था और बात करने में दिक्कत पेश आ रही थी। क्या हाँ नहीं, कुछ समझाओगी भी कि नहीं? वो बोला तो मैं इसके जवाब में इतना ही कह पाई कि घर में आज कोई नहीं है। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन मेरी हालत दीदनी हो रही थी। लेकिन दिल की ख्वाहिश मेरे तमाम डर और खौफ के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती और वो शायद मेरे उन्हें अल्फाज के इंतज़ार में था। इसकी खुशी का मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे ओझल था, लेकिन इसका उछलना और चहक कर बोलना इसकी खुशी का पता दे रहा था। अच्छा तुम वाकई घर में हो तो क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे घर? में ज़्यादा तो कुछ ना बोली, बस इतना कह पाई कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शायद वो जंप लेकर खड़ा हुआ था। मैं अभी पहुँचता हूँ आधे पौने घंटे में। वो शायद कुछ और भी बात करता, लेकिन इसकी इतनी बात सुनकर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं अभी तक खौफ के मिले जले जज्बात का शिकार थी। दिमाग की सुनती तो वो बेवफा गुनाहगार खुद गरज की सदाएं लगा रहा था और दिल था कि मुझे प्यार और मोहब्बत की वादियों में ले जाने को बेताब था। उन्हें तानों बानों में उलझी मैंने तौलिया उठाया और फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर एक अच्छा सा लिबास मैंने पहन लिया और आईने के सामने में खुद का बगौर जायजा ले रही थी। अगरचे मेरी शादी को कई बरस बीत गए थे और मैं एक बच्चे की माँ भी थी, लेकिन फिर भी मेरे हसन और खूबसूरती में कमी नहीं आई थी। मैं आज भी हजारों कनवारी दोशीज़ाओं से बेहतर थी। मैं खुद को देखती जा रही थी और खुद ही अपने हसन को सराहा रही थी और वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अचानक गेट की घंटी ने मुझे तसव्वुरात के दुनिया से खींचकर बाहर निकाला। मैंने गेट के करीब पहुंचकर अंदर से ही आहिस्ता से पूछा कौन है? तो वो बोला हुजूर और कौन होगा, आपका खादिम हूँ जिसे आपने अभी फ़ोन करके बुलाया है। वो हकीकत में चहक रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो एकदम से अंदर घुस आया। मैंने इसे एक नज़र देखा और फिर बना कुछ कहे आगे आगे चलते इसे घर के अंदर ले आई।